कम से कम 2% है हमारी अर्बन पॉपुलेशन, मे बी मोर, that earns its living from street vending. It's not a small number of people. One of the important things about these street vendors is that they bring you items of daily necessity. अगर ये ना होते मेरे घर के सामने तो आप सोचिए मुझे गाड़ी लेके मंडी में जाना पड़ता, फिर गाड़ी पार्किंग होती, फिर खर्चा होता, पेट्रोल होता, फ्यूम्स होती, बट जस्ट आई स्टेप आउट ऑफ द गेट और वो या फेरी वाले हैं. सो आई एम सेविंग बाय नॉट taking my car out, the convenience of time, money, also ecology, pollution बचती है, कार पार्किंग स्पेस बचती है, पैसा बचता है, सब कुछ. और फिर भी हम इनको ट्रीट करते हैं, हम इसका व्यवहार करते हैं अनवांटेड न्यूसेंस है. Livelihood battles of nano entrepreneurs. Every day, when you read in the newspapers about census up, Sensex down, how the share market is doing, whether India's GDP growing at this number or that number, one day we should also talk about the farce that is GDP calculation. परंतु आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो उन लोगों के बारे में जिसके साथ आप सबका रोजाना का रिश्ता रहता है. आप नहीं किसी वेंडर से कुछ लेते तो आपकी माँ कम से कम, या आपके पिता, या कोई भी घर का व्यक्ति सब्जी, फल, तरकारी, कुछ भी, कुछ ना कुछ हम इस्तेमाल करते ही हैं रोज इनकी सर्विसेज. पर क्या हमें मालूम है कि किन हालात में जीते हैं, और इनके साथ जो घटता है वो हमारी आंख के सामने ही घटता है. मेरा मानना है कि ये जो इतनी ज़्यादा बात होती है, पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स करो, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सरकार सब्सिडी दे रही है, 2 रुपए किलो अनाज दे रही है, क्या क्या नौटंकियां होती हैं सरकार से, नो मैटर विच पार्टी इज इन पावर. पावर्टी एलिविएशन, अच्छा ऐसे करते हैं जैसे कि शहंशाह है, आपके और मेरे टैक्स के पैसों से ही ये रेवड़ियां बांटी जाती हैं. परंतु क्या उससे वाकई पावर्टी एलिविएशन होती है कि ड्रामा कुछ और ही रहता है? We all know these are part of gimmicks. Now what my presentation is going to tell you is कि हमारे देश में हजारों साल तक सारी दुनिया में ही ये मॉडर्न स्टेट जो आई है कि सरकार सब कुछ करेगी, सरकार लाइवलीहुड करेगी, सरकार एजुकेशन करेगी, इससे पहले हजारों साल तक जब भारत देश सबसे संपन्न होता था, as I'm sure you know that India's GDP used to be 33% or more of the global GDP. Before we had these invaders, first from the Arab world, then from Europe, और उन्होंने हमारे को कैसे, हमारी इकोनॉमी को, हमारी सोसाइटी को, हमारे शिक्षा पद्धति को डेवस्टेट किया. और गरीबी तब से आई है, यानी गरीबी अपने आप लोगों की इसलिए नहीं आई. अभी कहते हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करो उनके साथ, वी हैव टू डेवलप देम, वी हैव टू गिव देम स्किल्स. बट व्हाट my presentation will show you is how governments actually wreck livelihoods. अगर आप सरकार, जो लोग जीविका कमाने की क्षमता रखते हैं, और ये ऐसी प्रेजेंटेशन बहुत से इश्यूज पे है मेरे पास, क्योंकि मैंने सबके साथ एंगेज किया, इनके समस्याओं को, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहाँ तक लॉ बदलवाए, कानून बदलवाए. तो ये नैनो एंटरप्रेन्योर्स क्यों कहती हैं? आप देखिए अब ये जो साइकिल पे चक्कू, छुरियां, क्रॉकरी, वो नहीं क्रॉकरी नहीं, कटलरी, कितना सारा सामान एक छोटी सी साइकिल पे ये व्यक्ति बेच रहा है. कम से कम 6 7 8 लोगों का परिवार, उसके माँ पिता, उसके बच्चे, पत्नी और भाई बहन भी इससे जीविका कमा पाते हैं. ऑल हिज एंटरप्राइज बेस्ड जस्ट ऑन दिस साइकिल. और स्ट्रीट फ्रूट सेलर, ये जो छोटी सी जगह से वो अपने बड़े बड़े परिवार चलाते हैं. और आपको मालूम होना चाहिए कि कम से कम 2% है हमारी अर्बन पॉपुलेशन, मे बी मोर, that earns its living from street vending.
It's not a small number of people, which really means we are talking of crores. One of the important things about these street vendors is that they bring you items of daily necessity at convenient locations and at your doorstep. अब ये जो है, ये सिविल लाइंस में मैं जहाँ रहती थी 20 साल, मेरे बिल्कुल घर के सामने फल फ्रूट सब्जी ऐसे बिकती थी। अगर ये ना होते मेरे घर के सामने तो आप सोचिए मुझे गाड़ी लेके मंडी में जाना पड़ता, फिर गाड़ी पार्किंग होती, फिर खर्चा होता, पेट्रोल होता, फ्यूम्स होती। बट जस्ट आई स्टेप आउट ऑफ द गेट और वो या फेरी वाले हैं, सो आई एम सेविंग बाय नॉट टेकिंग माई कार आउट द कन्वीनियंस ऑफ टाइम, मनी, ऑल्सो इकोलॉजी, पोल्यूशन बचती है, कार पार्किंग स्पेस बचती है, पैसा बचता है, सब कुछ। और फिर भी हम इनको ट्रीट करते हैं, हम इसका व्यवहार करते हैं अनवांटेड न्यूसेंस है। तो अनवांटेड न्यूसेंस है तो क्या इनके बगैर शहर चल सकता है? अब ये देखिए, सबसे बड़ी जो बात है, कोई भी वेंडर जो है, आप जब बीकॉम करेंगे या जो भी करेंगे उसके बाद नौकरी ढूंढने के लिए जाएंगे, यानी यू बिकम जॉब सीकर। ये चाहे पढ़े लिखे हैं चाहे अनपढ़ हैं, अपने छोटे से कैपिटल के साथ, अब वो भी देखिए छोटा सा उबले हुए जो है दाल शायद बेचता है, पूरा घर चलाता है एक छोटा सा छापड़ा लगा के। या ये जो महिला सिविल लाइंस में ही पराठे बेचती है, 20 रुपए के तब बेचती थी, दो अच्छे खासे आलू स्टफ पराठा और साथ में थोड़ी सब्जी या चने भी देना। तो इतना अफोर्डेबल स्ट्रीट फूड जो होता है, वो अपने एंटरप्राइज से, अपनी मेहनत से 16-16 घंटे, 15-15 घंटे धूप छांव की बिना परवाह किए वो कर रहे हैं अपना लाइवलीहुड, है ना? और अफोर्डेबल चीजें देते हैं। अगर ये ना हो, मान लीजिए स्ट्रीट वेंडर्स, फूड वेंडर्स, तो आप सोचिए एक रिक्शा वाला जिसका कोई घर नहीं है, झुग्गी में भी नहीं, या झुग्गी में रहता है, कुकिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है, कहाँ खाएगा? सारा दिन जिसने काम करना है मजदूर ने, वो कहाँ खाएगा? ये यही लोग हैं। दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं वेंडर, दे सपोर्ट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये जूते हैं, जूते जो सस्ते वाले जूते स्ट्रीट वेंडर्स बेचते हैं, तो ऐसे ही सस्ते वाले जीन्स कपड़े, स्ट्रीट वेंडर ही है जो आपको 500 रुपए में डेनिम की जीन्स दे सकता है, स्टोर में कोई नहीं मिलने वाली, या 100 रुपए 150 रुपए में टी शर्ट अच्छी खासी मिल जाती है। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो माइक्रो इंडस्ट्री है, उसकी जो प्रोडक्शन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? यही कर रहे हैं। तो अपनी जीविका भी कमाते हैं और आपकी इंडस्ट्री को भी, स्पेशली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो फॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे नहीं जा सकते, उनको भी सपोर्ट करते हैं। फिर ये सोचिए सब्जी भाजी वाले, अगर स्ट्रीट वेंडर्स को आप हटा दें सब्जी भाजी फल फ्रूट बेचने से, आप सोचते हैं किसानों का क्या हाल होगा? कितने मर्जी आप बिग बास्केट खोल लो, कितने मर्जी आप सफल स्टोर खोल लो, सबसे ज्यादा रीच आज भी किसकी है? फॉर एवरी वन सफल यू विल हैव एटलीस्ट 500 vendors in any area. For every one big basket supplying things at home, you will have numerous many more vendors. And believe you me, farm sector would collapse अगर ये स्ट्रीट वेंडर्स ना हो। फिर देखिए कितनी सर्विसेज हैं, स्ट्रीट के टेलर्स। भारत में हम कभी भी थोड़ा सा कपड़ा फट गया या मोटे हो गए या पतले हो गए, खुला कराना है, छोटा कराना है, तो ये यही वाला करेगा। कोई बड़े टेलर के पास जाएंगे तो वो सीधे मुंह बात भी नहीं करेगा। तो 20 30 40 50 100 रुपए में आपका कपड़ा ठीक ठाक हो सकता है। एंड आई कैन टेल यू, मैंने तो कितना ही, क्योंकि कभी मोटे हो जाते हैं, कभी पतले हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है थोड़ा सा रिपेयर की, they really perform, and we don't throw away clothes unlike in Europe and America. When the clothes need repair, they don't have anybody, so they just throw away so much waste. Mochi, can you think of life in the city or town or even in a village without a mochi? कितने ज्यादा जूते आपको डिस्कार्ड करने पड़े अगर आप रिपेयर ना करवा सकें तो।
हाँ, इतनी इसेंशियल सर्विस है। अब आप बताइए, इनके लिए कभी सरकार ने सोचा है कि इनके लिए भी जगह तो होनी चाहिए? वो सड़क पे धूप छाया ठंड बरसात सबको झेल के खड़े हैं, तो क्या इनके लिए जगह होती है? या साइकिल टायर से लेकर स्कूटर टायर से लेकर थ्री व्हीलर से लेकर कार ट्रक के टायर का पंक्चर अधिकतर कहाँ लगते हैं? ये ऐसी दुकानें स्ट्रीट पे इलीगल हैं। सब इलीगैलिटी के जाल में फंसे हुए हैं। बट कैन यू इमेजिन लाइफ विदाउट? कैन अ साइक्लिस्ट इमेजिन हिज लाइफ? कैन अ कार ओनर imagine her life without this service? No. So similarly, as I mentioned earlier, freshly cooked food, nutritious meals at affordable price. And the importance of street foods is this: अगर आप रेस्टोरेंट में खाते हैं, अनलेस, वैसे 5 स्टार का भी कुछ पता नहीं, क्योंकि मुझे पता है बहुत से यंग लोग मेरे पास इंटर्नशिप के लिए आते हैं, तो कुछ बच्चे आए थे पूसा इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, 5 स्टार में ताजमहल में इंटर्नशिप कर रहे थे वो। हाँ, और बोले कि हमारे कुक्स जो शेफ्स होते हैं, यंग बच्चे खासकर और बड़े भी, कोई खासकर जब बड़ा मेहमान आता है तो जूस उसने मांगा, उसमें थूक के ले जाए। अरे मैंने आज ना हेमा मालिनी को अपने थूक वाला जूस पिलाया। ये होता है। You don't know what is happening. And I'm saying these testimonies I'm quoting from people who I knew, who told me personally. बट चलो 5 स्टार में सीसीटीवी कैमरा लगा दिए उन्होंने, चेकिंग होती रही, पर आम जो रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ किचन बंद है, वहाँ की हाइजीन का आपको पता है? नहीं। कॉकरोच पहले भोग लगाते हैं, फिर चूहे भोग लगाते हैं, फिर छिपकलियाँ भोग लगाते हैं जिस खाने को आपको पर कुक करके दिया जाता है। सब्जी जो होती है, स्ट्रीट वेंडर्स की जो सारी वेस्ट हो जाती है, वो बासी सब्जी ले आते हैं, वो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या सफाई है, हाइजीन है कि नहीं, बाथरूम है कि नहीं, जो अगर आप इन रेस्टोरेंट्स के किचन देख लें तो उल्टी करके आए उस रेस्टोरेंट में। बहुत कम रेस्टोरेंट्स होंगे, और इसीलिए मैं किसी ऐसे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाती जिसका किचन मैंने थोड़ा देखा ना हो। They are very filthy. The advantage of street foods is not only they are affordable, but they are freshly cooked. आपकी आंख के सामने पक रहा है। तो अगर आपकी आंख के सामने पराठा बन रहा है, वो और मायने में हेल्दी हो ना हो, पर कम से कम बैक्टीरियल कंटामिनेशन जो आपको डायरिया, डायसेंट्री, क्या क्या बीमारियां दे सकता है, पीलिया दे देते हैं, एटलीस्ट दैट यू आर इंश्योर्ड ताज़ा पका खाना आपकी आंख के सामने आपको मिल रहा है। फिर भी इनको हम कितना न्यूसेंस वैल्यू के रूप में हमारी सरकार ट्रीट करती है, और आम नागरिक भी जब इन पे गाज गिरती है, मैं दिखाना चाहती हूँ किन हालात में ये काम करते हैं। तो ये जो म्यूनिसिपल लॉज है हमारे, 1820 में अंग्रेजी हुकूमत ने, जैसे वो इंग्लैंड में थे, वही लॉ यहाँ लेके आए। हर चीज़ में हम उनके बड़े लॉयल स्लेव्स रहे हैं। वो भी कानून अभी भी जो वो चला चला के गए वही कर रहे हैं। ये कानून म्यूनिसिपल कानून के अनुसार बिना लाइसेंस लिए, जिसको भारत में तहबाजारी लाइसेंस कहते हैं। किसने नाम सुना है तहबाजारी? खैर, तहबाजारी लाइसेंस बोलते हैं कि बिना तहबाजारी लाइसेंस लिए म्यूनिसिपैलिटी से वेंडिंग इज इलीगल। और इलीगल का मतलब है कि वो आपको कभी भी उठा सकते हैं, आपका सामान जब्त कर सकते हैं, आपको फाइन कर सकते हैं, आप पे कोई भी एक्शन ले सकते हैं, डंडे भी बरसा सकते हैं। और लाइसेंस के बगैर वेंडिंग अलाउड नहीं है, पर लाइसेंस देना नहीं, डेकेड्स तक लाइसेंस देना ही नहीं, कोई सिस्टम प्लेस में है ही नहीं। और मैंने कितनी लंबी, करीब 25 साल लंबी लड़ाई है मेरी। ये मेरा इसके साथ इन्वॉल्वमेंट 1996 में शुरू हुई थी, स्ट्रीट वेंडर्स और रिक्शा पुलर्स के केस को लेकर। और इस पे मैंने 1996 में जो फिल्म बनाई थी, उसे आज आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। उसका टाइटल था उदारीकरण कोलन केवल ऊपर का उदार, यानी लिबरलाइजेशन ओनली फॉर द टॉप। इनको भी तो लाइसेंस कोटा रेड राज से मुक्त कीजिए, ये था। तो आप गूगल सर्च करेंगे मेरे नाम से, तो मानुषी इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपको ये मिल जाएगी।
तो लाइसेंस देना नहीं, और लाइसेंस के बगैर वेंडिंग इज इलीगल। तो इसका मतलब जितने भी आप स्ट्रीट वेंडर्स देखते हैं उनमें से 99.5 और मोर परसेंट आर ऑल सिटिंग देयर इलीगली। एंड इलीगली का मतलब, अब ये जैसे राजकोल जी, बहुत दिन पहले की बात है, ये मैंने इनसे इंटरव्यू ली थी, रुलाई आ जाती है। एक विडो है, सारे परिवार का, ये जो केले की थोड़ी सी टोकरी सी है, इससे चलाती हैं। आए दिन कनॉट प्लेस में हफ्ते में कम से कम एक बार तो इनकी ये उठा के ले जाते हैं। जिस दिन म्यूनिसिपैलिटी ने इनकी केला वाली जो टोकरी है उठा ली, उन्होंने केला पार्टी भी कर ली, इन पे फाइन भी कर लिया। अगर एप्पल्स थे तो एप्पल पार्टी हो जाती है, फिश वेंडर है तो उस दिन फिश पार्टी होगी म्यूनिसिपैलिटी के इंस्पेक्टर्स की। बट व्हाट डज इट मीन फॉर हर? ये जो पैसा खर्च के 400-500-600 रुपए होलसेल मंडी से लाई होंगी, और ये उठ जाती है तो हमेशा उधार पे लाती हैं अगले दिन पे, उसका उस दिन की रोजी गई। उसके बाद फिर समन आते हैं, और क्या लिखा है समन पे? लिखा होता है समन बनाम मुजरिम। मुजरिम ये है कि केले बेचती है। मतलब पुलिस के पास, म्यूनिसिपैलिटी के पास आतंकवादियों को, डकैतों को, रेपिस्ट को पकड़ने का टाइम नहीं है। इनके पीछे सुबह से शाम लगे रहते हैं। अब जिस दिन ये जाती हैं, फिर समन आते हैं, फिर जाना है उस दिन कोई काम नहीं, और फिर वो फाइन होगा 200 रुपया, 500 रुपया। डू यू नो, आई मीन, शी वेज बेयरली, व्हेन आई मेट हर एंड इंटरव्यूड हर, मुश्किल से 35 किलो वेट भी नहीं होगा इस महिला का। और ये सारी टोकरी ला के सुबह 3-4 बजे जाते हैं मंडी से, ला के बैठ जाना। और ये ऐसे लोगों पे जब कहर ढहती है तो क्या कहेंगे। अब होता क्या है, जब इस तरह की हालत माहौल बनाते हैं आप, कि दिल्ली में है तो 5 लाख से ज्यादा वेंडर, परंतु 1% के पास भी शायद आज भी लाइसेंस नहीं है, तो इलीगल है, तो मार भी खाओ, आपको मालूम होगा हफ्ता देना जरूरी बन जाता है, गुंडों को भी, म्यूनिसिपैलिटी को भी, पुलिस को भी। और इसलिए अधिकतर सबको फिर हर मार्केट में कोई ना कोई, जिसको वो प्रधान कहेंगे, इसका मतलब वो टाउट है, वो पैसे उगाही करता है और पुलिस को पहुंचाता है। अब हर ये मार्केट देखिए, में किससे महीने शुरू में हुई थी 2-3 मेरे बार फिल्म की, ये बहुत म्युनिसिपैलिटी की पुरानी गाड़ी फिल्म है, पुलिस पर प्रोटेक्शन के ये साथ सीन आती मैंने है जब देखा और माल समेत तब इनकी रेड़ियां मैंने जब्त तय की कर जाती लिया। हैं। बहुत बेरहमी से पटड़ी खोखे वालों को उखाड़ दिया जाता है। ये डर, दहशत व असुरक्षा पैसे उगाही का अच्छा साधन बन जाता है। इस रिचुअल में अक्सर पुलिस के डंडे भी शामिल हैं। उखाड़ने उजाड़ने का ये सिलसिला सिर्फ अनलाइसेंस्ड ये हॉकर्स तब तक सीमित सेवानगर नहीं। मार्केट का सीन वे था। सब लोग जिनके पास बाकायदा तह बाजारी लाइसेंस हैं, उन्हें भी बख्शा नहीं जाता। इस तरह हमारा सरकारी तंत्र नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने की बजाय अब देखिए सब असुरक्षा फैला भाग रहा रहे है, हैं जिससे सरकार से डर के, नागरिकों और का ये उजाड़ के आत्मसम्मान भी चले गए। कुचला जा रहा है। सामान ले जाते हैं रोज रोज So what I'm arguing is that ये सेवानगर का सीन है, हाँ? बिल्कुल भी और किस तरह लोगों का सामान, ले जाते मेरे को तो लगा दूंगा, मैं नहीं बांटूंगी। रोटी कमाता है, उसके साथ ऐसा होता है। रोते बिलखते लोगों से जब्त की गई हजारों गाड़ियां व लाखों का सामान हर महीने म्यूनिसिपैलिटी यार्ड्स में डंप कर दिया जाता है। वहां से माल व रेहड़ी छुड़वाने के लिए वही जानलेवा कानूनी कार्रवाई, फाइन्स, स्टोर चार्जेस और मुंहमांगी रिश्वत। जैसे ही म्यूनिसिपैलिटी वाले रेड करके गए, कुछ ही मिनटों में वे सब लोग जो जब्ती से बच गए वापस अपनी अपनी जगह पर लौट आते हैं। तो फिर हर रोज रेड का ये नाटक क्यों? ऐसे बहुत से लोगों को रोते बिलखते जब मैंने देखा मेरे ही पड़ोस में, तो मैंने ये तय किया कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये मैंने फिल्म बनाई थी और दूरदर्शन पे चलवाई भी। दे हैड कमीशन मी फॉर सम अदर फिल्म्स, बट आई मेड श्योर दैट they were forced to include this film in the set of films that they had. अब इनका अगर मैं आपको सुनाऊं, ये नेहरू प्लेस की, she is no more, she died. नेहरू मैं प्लेस यही में या चाहती कई हूँ जगह में कि आपको जो गरीब वेंडर्स हैं, दिखेंगे। जो अपना काम कर रहे हैं, पटरी पे जो दुकान लगा रहे हैं, कोई भी हो,
उनको लगाने दिया जाए, उनको सील न किया जाए। जो सबसे गरीब वेंडर्स हैं, दे कांट इवन अफोर्ड, क्योंकि भाग नहीं सकते जिस उम्र में। और ये 6 बच्चे उसके 2 बेटों के जिनकी डेथ हो गई थी, उनकी सारी जीविका इस महिला की। कितनी बार इसका सामान छीना, जो बेचती थी शर्ट्स गर्मियों में और स्वेटर, सस्ते स्वेटर्स, और इस तरह उठा के मार कूट के जाते हैं। एंड the stress that they all lived in. I mean, of course, these pictures are from 2008, but you can see her weight shrink, her body weight by the time she died. I don't think she weighed more than 30 kilos. That's how bad it is. Now, ये उठाते हैं तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्लियरेंस ऑपरेशन कहते हैं, तो क्या क्लियर हो जाती है, हमारी सड़कें साफ हो जाती है, वेंडर फ्री हुए कभी कोई देखी जगह? चाणक्यपुरी में नहीं आपको दिखेंगे वेंडर्स। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों को उस लेवल का सामान खरीदना ही नहीं है। सड़क पे आके छोले कुलचे नहीं खाने, वो 5 स्टार में खाएंगे। बट हर जगह आपको बाकी जगह मिलेंगे। अब ये भी मैंने डॉक्यूमेंट किया कि जब ये उठाते थे, जैसे ये भी लोधी कॉलोनी के पास एक फ्लाईओवर तो नहीं, वो रेलवे लाइन है, उसके पास जो वेंडर बैठते थे नाले के ऊपर, मई 14 को 2002 को ये क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ। हाँ, सब उजाड़ के चले गए, सामान उठा के चले गए। कोई बर्तन बेच रहा था, कोई कपड़े बेच रहा था, कोई फल। 1 महीने के अंदर वापस आ गए सारे उसी जगह पे। फिर मैंने पता किया भाई कैसे आए, तो उस वक्त सबसे, अगर मान लो उस वक्त 200 वेंडर हटाए, सबसे 2-2 हजार रुपए लमसम लिया। 1 महीना उनको बेरोजगार रखा, फिर 2000 लिया। फिर अगर वो मान लो उस वक्त 3000 रुपया महीना दे रहे थे, तो उसका 25% इंक्रीज कर दिया। जब भी आप देखोगे कोई नया एसएचओ आता है या कोई नया पुलिस का थाने में ऑफिसर बदलते हैं, तो फिर रेट कर ही देते हैं, क्योंकि उनको नया रेट अगर सेटल करना है तो यही बेस्ट तरीका है, रेट सेटल करने का, दहशत फैलाने का, और हफ्ता मंथली आराम से आता रहे उसका। अब ये देखो पे ऑफ्स, ये बच्चा अनिल कुमार, जिसकी मैंने पूरी दिनचर्या भी रिकॉर्ड की, सुबह 4 बजे उठ के शुरू हो जाते हैं ये पराठे बनाने, या जो मटेरियल तैयार करना है, पराठे हैं, चने हैं, कुछ है। 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ये आके सड़क पे खड़े हो जाते हैं। इतने लंबे घंटे काम करते, दे वर्क नॉन स्टॉप थ्रू द डे एंड गो होम ओनली टू स्लीप, क्योंकि फिर शाम की खरीदारी भी करनी है। क्या उस वक्त जिस दिन, ये 2003 के फिगर्स हैं, अब बढ़ गए हैं, पुलिस 1000 रुपया पर महीना, एमसीडी इंस्पेक्टर 400 रुपया पर मंथ, एक और इंस्पेक्टर 200 रुपया पर मंथ लेता था। Another unnamed government official used to take 100 रुपया पर मंथ, एमसीडी स्वीपर तक 60 रुपया पर मंथ, टोटल 1760 उन दिनों की बात है। आज इसका 7-8 हजार रुपया महीना दे रहे हो तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन एंड द पोटेंशियल ऑफ योर बिजनेस। तो इसका मतलब आप कभी भी एक केला खरीदो कभी भी एक पराठा खाओ सड़क पे, तो याद रखना कम से कम इसका 30% हिस्सा पुलिस के जेब में, लोकल काउंसलर के जेब में, एमसीडी के जेब में, कम से कम 30% तो वो ले रहे हैं आपसे। सो इट्स मच मोर देन इन सम वेज एंड समटाइम्स मोर एक्चुअली, बिकॉज जब सामान उठ जाता है ना, तो फिर जो नुकसान होता है उसकी भी मेरी कैलकुलेशन देखिए। तो देखिए बिजनेस कैसे चलाते होंगे। अब ये देखिए what it means for a person when his ready or his stall is demolished or ready is taken away. इस young this young man, नौजवान, इसकी जब ली सामान उठाया इस वेंडर का, एक रेडी, एक गैस सिलेंडर, 18 टूटे बैम्बू, ब्रोकन टिन शीट, 4 सॉस पैन, ये लिख के देते हैं कि क्या क्या उठाया गया। स्मॉल कढ़ाई, 1 पैन, 1 वुडन काउंटर, आयरन स्टूल, 1 बोर्ड, ब्रोकन बेंच, टॉर्न प्लास्टिक शीट, 2 बैम्बूज, 1 बॉक्स, 1 गैस स्टोव। ये इसलिए लिस्ट इतनी लंबी है, क्यों? क्योंकि हर आइटम का फाइन कितना है।
इससे मांगा गया 19,000 रुपए ये सामान लौटाने का। वो क्यों? क्योंकि रेडी जो ली, मिनिमम फाइन उसको छुड़ाने का 1,800 रुपया प्लस 100 रुपया स्टोर चार्जेस एवरी डे। आपकी एक तो जबरन डकैतों की तरह छीनी रेडी, फिर कहा कि अब 1,800 रुपया प्लस 100 रुपया स्टोरेज चार्ज पर डे। 10 दिन रह गई तो कितना हुआ? 1,000। वो 2,800 रुपया एक टूटी फूटी रेडी का। और जो एक पतीला लिया, एक गैस सिलेंडर लिया, कोई भी आइटम लिया, 500 रुपया प्लस 100 रुपीज पर डे स्टोर चार्जेस। उस वक्त इससे जब उन्होंने 19,000 रुपया मांगा, करीब 8-10 दिन के भगाने दौड़ाने के बाद, तो उसे लगा इतने में तो मैं दोबारा से अन्याय शुरू कर लूंगा, नए बर्तन ले लूंगा। तो ये कहाँ जाके फिर डंप कर देते हैं सारा सामान म्यूनिसिपल यार्ड्स में। उसकी भी मेरे पास बहुत सी फिल्में हैं। और आप देखेंगे जैसे ही म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है, ऐसे हबड़ा दबड़ी मचती है, भागते हैं लोग अपना सामान लेके। और हमारे जो वेंडर्स हैं या स्ट्रीट अर्नर्स, पीपल हु अर्न देयर लिविंग ऑन द स्ट्रीट, उनको पाकिस्तान के टेररिस्ट से इतना डर नहीं लगता, बॉम्ब ब्लास्ट से इतना डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसमें तो आप और मैं भी मर सकते हैं। उनको लगता है सबके लिए बराबर है। पर जो पुलिस है वो तो इन्हीं पे टारगेटेड अटैक्स करती है, इन्हीं की जीविका को नष्ट करने आती है। म्यूनिसिपैलिटी इन्हीं को सताने आती है, इन्हीं को पीटने आती है, सामान भी छीनती है। तो जब ये सामान लेके इस तरह भागते हैं, कुछ छूट जाता है। अब आप सोचिए कोई बूढ़ी महिला है या बूढ़ा पुरुष है, वो तो मैनेज ही नहीं कर पाएगा भागना। दे आर द वर्स्ट टारगेट्स देन, एंड दे लूज देयर गुड्स मोर सिस्टमैटिकली। इस बच्चे की इंटरव्यू जो है, लोग गरीब आदमी वहीं कमाते खाते थे, तब से 1 साल से पुलिस मार मार के भगा रही है। क्यों? बस कह रही कि रोड पर दिखाई मत पड़ो बस। तो आप क्या करते हैं फिर? कैसे अदृश्य कैसे हो जाते हैं? बस ऐसे लेके ठेली भागते हैं। कभी कभी कारपोरेशन वाले उठा ले जाते हैं, वो मारते रहते हैं, हम लगाते रहते हैं, वो मारते रहते हैं, हम लगाते, और वो मारते रहेंगे, हम लगाते रहेंगे। शिक्षित बेरोजगार भी इसमें कुछ लोग हैं, कमाए खाएंगे नहीं तो क्या चोरी करेंगे। बस वो कहते हैं यहाँ दिखाई मत पड़ना, बस सीधे चले जाओ। यहाँ दिखाई पड़े तो डंडे चलाते रहेंगे, लेकिन हम लोग भी कहते हैं तुम चलाते रहोगे, हम लगाते रहेंगे। रोज डंडे खाते हो? रोज खाते हैं और कहते हैं सर जी आप मारिए, लेकिन कहाँ जाए, हम आपके बच्चे हैं, जाएं कहाँ। यहीं कहीं न कहीं तो कमाएंगे, रोटी कमाएंगे, चोरी तो करेंगे ना। उनके डंडे चलाने से हम अपने उसूल थोड़ी तोड़ देंगे कि चोरी करें, बदमाशी करें, उससे पेट भरे मेहनत करके ही भरेंगे। अगर कहीं थोड़ा सा खड़ा होने की जगह दे देते तो उससे हम लोगों को बहुत ही सहायता हो जाती, और उन लोगों को हम लोग दुआएं देते हैं। वो कह रहा है कि फला फला जगह पे इतने साल से मैं काम कर रहा था, और कम से कम हर 10 दिन में एक बार आते हैं, ले जाते हैं, मारते भी हैं, डंडे भी मारते हैं, सामान भी ले जाते हैं, और मंथली हफ्ता भी लेते हैं। और उसका एक सेंटेंस है, आई विश यू कुड हियर इट, बट साउंड पता नहीं प्ले करेगा नहीं। ये मारते रहेंगे, हम लगाते रहेंगे। इनके डंडों की मार से मैं चोर तो नहीं बनना चाहता, ना मैं चोर बनूंगा। कमाऊंगा मैं तो कम से कम, कहता है कि मैं तो इज्जत से अपनी कमाई करना चाहता हूँ, भले ये कितना मारे, हमारे पास और कोई साधन नहीं है। नाउ व्हेन you see such determination, every vendor who's there stands with this determination कि मुझे डकैत तो नहीं बनना, मुझे चोरी तो नहीं करनी, ये मुझे मजबूर कर रहे हैं। And the fact is that it amounts to forcing people to take to crime. And if you don't take to crime, then you at least have to take protection of criminals, जो हर मार्केट में माफिया डॉन होते हैं, जो उगाही करते हैं, फिर पुलिस अपने हाथ से कभी नहीं पैसा लेती। हर मार्केट में वो अपने टाउट्स बना के रखती है। म्यूनिसिपैलिटी वाले भी खुद अपने हाथ से नहीं लेंगे, उनका एक टाउट होगा। तो जब सरकारी एजेंसीज क्राइम करते दिखती हैं, और जो बंदा उनके मार खा रहा है वो कहता मैं तो नहीं क्राइम करूंगा, दैट टेल्स यू क्राइम प्रमोशन कहाँ से हो रही है। और हम सोचते हैं सरकार कंट्रोल करेगी क्राइम, ऐसी पुलिस कंट्रोल करेगी क्राइम। द फैक्ट इज सारे पिक पॉकेट्स भी पुलिस को हफ्ता दे के ही पिक पॉकेटिंग या क्राइम करते हैं। दैट्स द सिचुएशन। नाउ सोदन सिंह वर्सेस एनडीएमसी केस में
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था 1989 में, व्हेन दे सेड कि फंडामेंटल राइट टू लाइवलीहुड में कवर होता है, ये कोई क्राइम नहीं है स्ट्रीट वेंडिंग, and therefore it should be protected under that clause, right to livelihood clause of the Constitution of India. But the licensing procedures approved by the Supreme Court were so horrible that they created more problems than they solved. And why? Because Supreme Court के judges को तो पता भी नहीं होता किस हालत में ये रहते हैं, तो जो वकील हैं, सरकारी वकील, उनको जो फीड करते हैं या दूसरी तरफ के वकील, उसके आधार पे सुनी सुनाई बातों पे उन्हें करना पड़ता है. वेरी फ्यू ऑफ देम नो व्हाट द सिचुएशन इज लाइक. तो इन्होंने कहा कि वेंडिंग लाइसेंसेस तो देने हैं, पर म्यूनिसिपैलिटी ने क्या उनसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक छोटा सा वेंडिंग स्पॉट लेने के लिए मालूम क्या क्राइटेरिया था? आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे, कैसे दोगे लाइसेंस, कैसे तय करोगे? लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, बीए कर लिया, उनको लगेगा मैं भी छोले भटूरे बेच लूं तो कम से कम बीकॉम की नौकरी से तो ज्यादा पैसे कमा लूंगा, है ना? कितने साल आर्टिकल बनते हैं, आप क्या क्या छोटी छोटी इतनी. तो think of it, you should put your mind to it. And because I drafted the law, the national legislation, उसका पहला ड्राफ्ट दिल्ली के लिए और देश के लिए भी मैंने बनाया, तो बहुत होमवर्क मुझे करना पड़ा. पर सुप्रीम कोर्ट का विजडम देखिए, ये है कि आपको अगर वेंडिंग क्लेम करना है कोई स्पॉट, कि मेरी वेंडिंग के लिए स्पॉट, तो आपके पास 1970 से लेकर 1983 तक चालान होने चाहिए कि इसी जगह से आपको म्यूनिसिपैलिटी ने हटाया था, आपकी गुड्स सीज की थी और आपको रसीद देके गए थे कि इस स्पॉट पे आप खड़े थे. मैंने कम से कम 3000 वेंडिंग लाइसेंसेस देखे हैं अपनी जिंदगी में, और कहीं उसमें से एक में भी नहीं लिखा होता स्पॉट कौन सा है. इन एनी केस तब तो वीडियोग्राफी भी नहीं होती थी, सीसीटीवी कैमरा नहीं होते थे, कोई कैसे प्रूव करे कि मैं यहीं था? और चलान देते भी नहीं. अक्सर सामान, आपने वो पहले की वीडियो देखी ना, कोई चलान देगा जरूरी, कोई ऐसा कानून नहीं है, उनकी मर्जी है, देंगे नहीं देंगे. दूसरा, उसमें होना चाहिए क्या गुड्स आपसे ली गई, छीनी गई. फिर उस वेंडिंग स्पॉट की फिजिकल पोजेशन आपके साथ होनी चाहिए, और आपको बोनाफाइड रेजिडेंट उस शहर का होना चाहिए. अब ज्यादातर वेंडर्स गांव से आते हैं, ज्यादातर वेंडर्स के पास मकान नहीं होता है, झुग्गियों में रहते हैं, कोई बोनाफाइड रेजिडेंस प्रूफ नहीं, ज्यादा आधार कार्ड होगा. कहाँ से वो लाएगा? रेंट डीड या पोजेशन ऑफ सम प्रॉपर्टी और परचेज. सो इट्स सो अनरियलिस्टिक. उठा के ले जाते हैं, माल लावारिस में माल बंद कर देते हैं. लावारिस का मतलब हो गया कि जिसकी माल का कोई वारिस नहीं है, जबकि वारिस तुम्हारे साथ है, वारिस के सामने तुमने माल उठाया, चलो मेरे को चालान काट के दो, मैं कोर्ट में जाऊंगा, सरकार को 40 रुपए का जुर्माना देके मैं अपना माल छुड़वाऊंगा. लेकिन वहां नहीं ये काम होता. इतना घटिया प्रोसीजर यहाँ पर कर रहे हैं करोलबाग पुलिस स्टेशन वाले. सबसे पहले यहाँ से माल बंद होता है, उसके बाद सबसे पहले माल गोदाम वाले के साइन होते हैं उसी कागज के ऊपर. पहले माल पकड़ के लेके गए, हमने एप्लीकेशन लिखी एसीपी साहब को दी, मेरा माल यहाँ से पकड़ा गया, मुझे माल छुड़ाने की इजाजत दी जाए. वो फिर हम उससे पूछेगा, एसएचओ से पूछेंगे, एसीपी यहाँ के, फिर एसएचओ साहब के साइन करेंगे, एसएचओ साहब उनसे रिपोर्ट मांगेगा जिसने माल बंद किए, और फिर रिपोर्ट जो हवलदार हैं फिर वो रिपोर्ट मांगेंगे माल गोदाम वाले से कि अब इनका माल है. फिर वो माल गोदाम वाले फिर साइन करेंगे, हाँ जी माल है. फिर वही चीज दोबारा रिवर्स होती है, ऑफिसर को पहुंचती है, एसएचओ को पहुंचती है, एसीपी साहब को पहुंचती है, फिर वो लिख के देते हैं. इस दौरान कम से कम 8-8, 9-9 दिन, 10-10 दिन लग जाते हैं एक आदमी के साइन करवाने. लेकिन हरासमेंट इतनी हो जाती है, इतनी हरासमेंट होती है, जबकि ये लॉ नहीं. अगर मैंने एक्रॉचमेंट की है, मुझे एक्रॉचमेंट का चलान दो, मेरा माल जब्त कर लो, मैं जाके सुप्रीम अपना कोर्ट के आगे अर्ज करूंगा, देखो जी मेरे ये चलान के कागज हैं, पहले भी मैं यहाँ बैठता हूँ, छोटी सी जगह पे बैठता हूँ, अगर आप जायज समझते हैं तो चलान काट लो, नहीं तो मेरा माल छोड़ दिया जाए. हाँ, और वो कहते हैं नहीं आपको चलान देना नहीं, क्योंकि आपके पास सबूत बन जाएगा, आप यहाँ पर बैठते हैं. बिल्कुल ऐसे, यही धारणा, इसी कारण सारे यही कहते हैं जी.
प्रशासन यही कहता है, प्रशासन की ये सोच है, प्रशासन की ये सोच है। अगर हम इन्हें बार बार चालान काटते देते रहेंगे, इनके पास चालान के थद्दे बन जाएंगे। तो ये जो इंटरव्यू है, इसमें ये वेंडर कनॉट प्लेस का जिस दिन बहुत बवाल मचा था, वी शॉट द, मारने पीटने पे आ गए थे वेंडर्स, अपने के ऊपर भी मार रहे थे और म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर भी, एंड ही सेइंग कि कभी नहीं देते हैं। अब देखिए कितनी गजब की कहानी। ये मैंने फिल्म किया जिस दिन दिल्ली के मेयर ने कहा था कि जिसके पास ये फाइलें हैं, प्रूफ है लाइसेंस का, तो किसी के पास ऐसा फाइल होती नहीं कि 13 साल की हो। तो म्यूनिसिपैलिटी में ही बोगस चालान मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्थापित हो गई। तो वेंडर्स को 20,000 से 40,000 रुपया खर्चा करके ये एमसीडी के एम्प्लॉयज ने ये झूठी फाइलें चालानों की बैकडेटेड तैयार करके दी। अब 20,000 से 40,000 का एक्सपेंस सारे नहीं अफोर्ड कर सकते, इसीलिए दिल्ली के 5 लाख वेंडर्स में से केवल 85,000 अप्लाई कर पाए, और उनमें से 85,000 में से भी 2300 तय बाजारियां, कमीशनें बैठी, इंक्वायरी कमिटीज बैठती, जजेस अपॉइंट होते हैं, इतना खर्चा करके भी 2300 को मिली, पर उनमें से अधिकतर को तय बाजारी का कागज दे दिया पर जगह नहीं दी। अब वो कहाँ हवा में तैरे, उस कागज के ऊपर बैठे, कहाँ जाए। तो फिर वापस कोर्ट में कि हमें तय बाजारी कहा तो था पर अभी तक जगह नहीं दी। और अब क्या है, ये नेहरू प्लेस का है। आप देखिए, शॉपकीपर्स नहीं चाहते वेंडर्स हों, पर असल में बहुत धूर्तता भी करते हैं। ये जो फोटो स्टेट की दुकान है, उसके बाहर एक विंडो है, उसके ऊपर मोबाइल फोन के कवर वगैरह बिक रहे हैं। तो आप देखिए, ये 2009 के फिगर्स हैं। ये जो स्टूल पे बैठा है बच्चा कार्ट्रिज रीफिलिंग का, वो दुकानदार इससे 200 रुपया पर डे लेता है बाहर बैठने का, स्टूल पे केवल, देख रहे हो। और ये जो विंडो पे है, 15,000 रुपया महीना दिया जा रहा था 2009 में। अब क्या है मैं नहीं कह सकती। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस, कितने पैसे जा रहे हैं आप देख रहे हैं। तो 500 करोड़ मैंने कैलकुलेट किया था, केवल दिल्ली में ही 500 करोड़ रुपया कम से कम जा रहा है। ये 2001 के फिगर्स मेरे हैं। आज के फिगर्स क्या होंगे पता नहीं, क्योंकि बहुत ब्राइब रेट्स और भी बढ़ गए। तो हमने कई सारी पब्लिक हियरिंग्स की थी, कैंपेन किया इनके साथ, स्ट्रीट एक्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली public hearings where the head of the commission against corruption, एक है ना, क्या उसको बोलते, विजिलेंस, हाँ, तो उस वक्त एक अच्छे नेक व्यक्ति थे, वो प्रिजाइड किए, तो उसकी खबर थोड़ी फैली। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में एक नई पॉलिसी अनाउंस की थी स्ट्रीट वेंडर्स और रिक्शा पुलर्स के लिए, बहुत ही लिबरल वे ऑफ डिफाइनिंग देयर राइट्स। एंड वी थॉट, प्रधानमंत्री, दुनिया में पहली बार हुआ है कि कोई म्यूनिसिपल पॉलिसी प्रधानमंत्री देश का अनाउंस कर रहा है, तो अब तो कुछ हो ही जाएगा। पर हुआ क्या, बिल्कुल उल्टा हुआ। ये कि इतने गुस्से हो गए हमारे साथ, इतने गुस्सेल जो उस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनको इतना गुस्सा आ गया कि आप प्रधानमंत्री ऑफिस तक पहुंच कैसे गए। उन्होंने कर क्या दिया, और मैं देखूंगा कैसे आप बिठाते हैं वेंडर्स को। सो द एलजी, द पुलिस एंड एमसीडी, इंस्टेड ऑफ, उस पॉलिसी में, प्रधानमंत्री की पॉलिसी में था कि प्रॉपर वेंडिंग जोन्स होनी चाहिए। ग्रीन जोन जहां फ्री हो, एम्बर जोन जहां लाइसेंस वेंडिंग हो और इजीली अवेलेबल लाइसेंस हो, और रेड जोन जहां कोई नहीं बैठ सकता, जैसे राष्ट्रपति भवन के आसपास या सिक्योरिटी जोन्स में। बट हुआ क्या, 0 टॉलरेंस जोन्स एलजी ने घोषणा करनी शुरू कर दी, जहां पे वेंडिंग जोन्स होने चाहिए थे। तो डज इट मीन दैट वेंडर्स डिसअपीयर्ड? नो, ऑल इट मेंट इज द ब्राइब रेट्स वेंट अप। तो 0 टॉलरेंस जोन या नो वेंडिंग जोन डिक्लेयर करने का यही हुआ कि अगर कोई पहले 500 रुपया रोज देता था, तो उसकी घूस या डेली ब्राइब जो थी वो 800 हो गई या ज्यादा हो गई। और कैसे रेट बढ़े,
ये हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब केस लड़ा, आप मानिएगा गरीब वेंडर्स ने ये टेस्टिमोनियल्स, ये पप्पू मंडल ने, कि हम जब शुरू हुए थे यहाँ बैठे तो 50 पैसे पर डे होता था 1972 में, और अभी पर वेंडर उस वक्त, ये जिस साल में मुझे दी ये 2009 में, कि एक एक वेंडर 500 रुपया रोज से लेकर 1000 रुपया रोज दे रहा है, स्पेशली जो कपड़े बेचते हैं. तो अगेन एज आई सेड, वी आर पेइंग फॉर द ब्राइब्स as much as we are paying for the cost of what we purchase. तो इसको देख के उसने ये भी बताया कौन टाउट है जो हमसे लेता है. आपको लगा कि हाई कोर्ट का दिल एकदम खून खौल गया होगा, उन्होंने कहा होगा पकड़ो इनको और इसका कुछ करें. कोर्ट में कहते हैं ये तो मैं मधु जी सब जगह चलता ही है, आपको तो पता है चलता ही है. एनीवे, बट वी डिडंट गिव अप. And a national policy was for street vendors was declared in 2004 thanks to continued advocacy. और उसमें ये हुआ कि वार्ड वेंडिंग कमेटी बनाई जाएगी. वार्ड वेंडिंग कमेटी तय करेंगी किसको देना है लाइसेंस, किसको नहीं देना. और वार्ड वेंडिंग कमेटी में म्यूनिसिपल काउंसलर है, RWA के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और ट्रेडर्स एसोसिएशन है. अब कोई म्यूनिसिपल काउंसलर नहीं चाहता कि वेंडर फ्री हो जाएं, क्योंकि पैसा उनको भी आता है. दूसरा, म्यूनिसिपल काउंसलर की ये भी मजबूरी होती है कि उसने कोई भी पॉलिटिकल मीटिंग करनी है तो उसको ट्रक भर के लेके जाने हैं. अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री की मीटिंग के लिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो, तो वेंडर्स को मैसेज भी पहुंच जाता है. ये भी मेरे पास सब फिल्म्ड है कि कल इस मार्केट से इतने लोग, इस मार्केट से इतने टेम्पो भर के आएंगे, नहीं तो परसों उठा दिया जाएगा. तो कोई भी नेता की जो रैलीज होती हैं तो यही गरीब बेचारे, इनको ही बताया जाता है आपने एक दिन वो कांग्रेस के लिए नारे दे रहे हैं, अगले दिन वो आम आदमी पार्टी, तीसरे दिन भाजपा के लिए. सो नाउ I also made a film on vendor suicides. This Gopal Krishna Kashyap burnt himself to death outside Lucknow municipal office. And yet, do you think things changed? ये पप्पू यादव और उसकी माँ, इसके 2 बेटे जल के मरे ग्वालियर में, और फिर भी उस महिला के पास, अब वो 2 बेटे जलकर मरे, वेंडर्स तंग होके, फिर ये अब उन बेटों के बच्चों को भी पाल रही है, पर उसी जगह पे मार खा खा के उसको फिर भी करना. इफ यू सी दिस फिल्म, बिलीव यू मी, आपको कई रात तक नींद नहीं आएगी या नहीं आनी होगी, आनी चाहिए. अब ये आप सबकी आंखों के सामने होता है. देखा है कभी क्लियरेंस ऑपरेशन? कभी कुछ सोचा इसके बारे में? कुछ करना चाहेंगे तो अवश्य. आई होप इसका इलाज यही है कि हर एरिया के रेजिडेंट्स उनको प्रोटेक्शन दें और अपने म्यूनिसिपल काउंसिलर के सामने भी खड़े हो जाएं. अब ये कहते हैं कि वेंडर्स को लाइसेंस कैसे दें. ये हमेशा आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि ओवरक्राउडेड सिटीज, देयर इज नो स्पेस. एंड आई आर्ग्यूड इन द कोर्ट कि स्पेस की जब आप आर्ग्यूमेंट देते हो, अब ये जो वेंडर है ये कमला नगर मार्केट में मेहंदी लगाता है, कम से कम दिन में 20-50 महिलाओं का दिल खुश करता है अपनी मेहंदी के सुंदर डिजाइन. एक स्टूल इसने बैठ लगाया हुआ है, एक पीछे, कितनी थोड़ी सी जगह है, इसके लिए जगह नहीं है. कार पार्क जो है ज्यादातर हिस्सों में अभी भी फ्री है ना कार पार्क. मैं अपने घर के बाहर 2 कारें पार्क करूं, 1 पैसा नहीं देती हूँ. अपनी लोकल मार्केट में जाके पार्क करूं, कोई पैसा नहीं. कोई कोई जगह पार्किंग है भी तो 20 रुपया अगर 1 घंटे का देना पड़ता है. हम सोचते हैं अरे बाप रे, ये तो अन्याय हो गया. वो जो छोटा सा वेंडर है, ये जो रेड़ी लेके घूमता फिरता है बड़े स्टोर के सामने, आप सोचिए उसके लिए जगह नहीं है. पीछे दर्जनों कार पार्क्स के लिए जगह है. आवर सिटी, इफ यू सी इट फ्रॉम गेट एन एरियल व्यू, तो आपको क्या दिखेगा? इट्स अ जायंट कार पार्क, द होल सिटी. उनके लिए डबल लेन, ट्रिपल लेन, क्वाड्रिपल लेन हाईवे बन रहे हैं गाड़ियों के लिए. परंतु और कार पार्क्स अंडरग्राउंड, मल्टी लेवल क्या क्या नई सुविधाएं दी जा रही हम और आप जैसे लोगों को अपनी कार पार्क करने के लिए. पर इनके लिए वेंडिंग जोन बनाने के लिए कोई तैयार नहीं. हालांकि दे आर रेडी टू पे, एंड एनी केस दे आर पेइंग. सो माय आर्ग्यूमेंट बिफोर द कोर्ट वाज, आप अगर वेंडर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं
तो हर जगह दुनिया में स्टडीज ये बताती हैं the number of vendors in any area will depend on the number of residents in that area or the footfall in that area. अब करोल बाग, लाजपत नगर, सरोजनी नगर रेजिडेंट्स के अलावा बहुत भारी मात्रा में जहाँ कस्टमर्स जाते हैं, दुकानें हैं इतनी, वहाँ जाते हैं। जहाँ 10 दुकानें हैं तो मान लीजिए वहाँ 2-3 वेंडर पर 10 शॉप्स विल ऑलवेज बी प्रेजेंट। फुटफॉल ज्यादा है तो वेंडर ज्यादा होंगे। लॉजिक, फुटफॉल को कंट्रोल करना है तो कर दीजिए। सरोजनी नगर मार्केट में जाने से पहले वीजा लेना होगा, फीस देनी होगी, एंट्री फीस 500 रुपये कर दीजिए, कम लोग हो जाएंगे। तो पासपोर्ट बनाइए हर मार्केट के लिए तो कम हो जाएंगे, या रेजिडेंट्स को खदेड़िए कि यहाँ बहुत ज्यादा रेजिडेंट्स हैं, ज्यादा वेंडर्स हैं तो यहाँ से निकालो। ये तो आप करेंगे नहीं। या फिर कस्टमर जो वेंडर से खरीद रहे हैं उनको फाइन कीजिए। अगर मैं खरीद रही हूँ किसी वेंडर से टी शर्ट या चप्पल तो मुझे फाइन होना चाहिए ना साथ में, मुझे तो कोई नहीं कुछ कहता। सो दीज आर unrealistic ways because you're not understanding the market law of supply and demand. You will never see vendors where there are no customers. कभी चाणक्यपुरी के बस स्टॉप पे, मेट्रो पे कभी वेंडर देखा है? नहीं देखा ना। कहाँ देखेंगे आप? लाजपत नगर में देखेंगे, जहांगीरपुरी में वेंडर्स देखेंगे, जहाँ कस्टमर्स को उनकी जरूरत है। और इतनी एस्ट्यूट अंडरस्टैंडिंग होती है वेंडर्स की कि जैसे मॉर्निंग वॉक पे जहाँ जाते हैं लोग पार्क के लिए, आपने कभी वहाँ जलेबी वाला या समोसे वाला देखा है वेंडर? नहीं। जूस वाला, फ्रूट्स वाला, नारियल वाला, छड़ी, बंदरों को भगाने के लिए छड़ी के लिए, दे नो व्हाट विल सेल। कॉलेज के आसपास आपको स्टेशनरी वाला मिल जाएगा, स्कूल के आसपास, या कैंडी बच्चों के लिए। सो दे नो व्हेन हु नीड्स व्हाट। बहुत से वेंडर्स हैं, सुबह एक चीज बेचेंगे, शाम को दूसरी बेचेंगे। दे आर सो गुड एट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट विदाउट टेकिंग सरकारी हेल्प ऑफ स्किल डेवलपमेंट, no scores from B schools. So they know how to do it well. Why are you not learning from them the laws of market supply and demand and acting accordingly very quickly now? So ये सब देखते देखते finally at one point there was a good municipal commissioner, namely Rakesh Mehta, and at that time I was able to, after great effort, convince him कि जो आप कर रहे हो, और जो बेईमान अफसर नहीं होता उसको बात समझ आ जाती है, एंड दैट्स अ लिटमस टेस्ट। सो आई कन्विंस्ड हिम कि आप एक हमें पायलट प्रोजेक्ट करने दीजिए। आपको लगता है कि वेंडर बड़े गंदे होते हैं, क्योस करते हैं, आई विल एस्टैब्लिश इट टू यू दैट द पुलिस एंड द म्यूनिसिपैलिटी वांट्स केओस। उनको गंद पसंद है, वेंडर्स नहीं चाहते गंद में रहना। तो आप हमें पायलट प्रोजेक्ट दीजिए, गंदी से गंदी मार्केट को हम अच्छा करके दिखा देंगे, डिसिप्लिन करके दिखा देंगे। He liked the idea. He went to the Supreme Court to get permission कि मानुषी ये चाहती है और मैं भी चाहता हूँ ये पायलट प्रोजेक्ट किया जाए। तो अप्रैल 10, 2003 को एक हमारा फॉर्मल MOU और एग्रीमेंट हुआ। 2 पायलट प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए, एक सेवानगर में, एक CGO कॉम्प्लेक्स में। CGO कॉम्प्लेक्स का तो उन्होंने करने ही नहीं दिया पुलिस ने। 2 में से एक ही हम कर पाए, और उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अंबिका सोनी ने पैसा दिया, दूसरे के लिए भी थोड़ा पैसा था, परंतु वो करने नहीं दिया गया। और ये भी अग्री हुआ कि जो एडमिन कॉस्ट है, सारा प्लानिंग कॉस्ट है, आर्किटेक्चर की जो मदद चाहिए होगी वगैरह वगैरह, वो मानुषी अपना फंड रेज करेगी। म्यूनिसिपैलिटी से एक पैसा भी नहीं लेंगे, बल्कि आपको इनकम देंगे, तेबाजारी फीस देंगे। वेंडर्स विल पे एवरी मंथ थ्रू मानुषी एंड गेट अ रिसीट। सब वेंडर से हमने शपथ पत्र साइन कराया कि आप संयम रेखा के अंदर रहेंगे, संयम रेखा का उल्लंघन नहीं करेंगे, यानी कहीं भी बैठ गए, खड़े हो गए, सड़क के ट्रैफिक के बीच में आ गए, ऐसा नहीं। वो पुलिस करवाती है, एक्स्ट्रा पैसे दो तो आगे बिठा देंगे, कम पैसे दो तो पीछे धकेल देंगे। और इसी प्रकार से हर महीने आप तेबाजारी पे करोगे मानुषी के थ्रू। वहां साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी का स्वीपर भी घूस लेता है, सफाई नहीं करता।
और आप आपस में मार पिटाई गाली गलौज से कोई झगड़ा नहीं करोगे इससे। और दूसरा, स्टॉल बेचोगे नहीं, केवल आप इस्तेमाल करोगे। अब ये हालत थी गंदी सी सेवानगर मार्केट की। पीछे भी नाला बह रहा है, आप देख रहे हैं, बीच में खड़े हैं, कोई तरतीब नहीं, दो दो लाइन में खड़े हैं। फिर अब तो वी स्टार्टेड विद संयम रेखा, और बाकायदा झाड़ू पूजा के साथ हमने संयम रेखा ड्रॉ की कि इसके बाहर गए तो फिर कोई भी रावण आपको उठा के ले जाए, हम नहीं बचाएंगे। यू हैव टू स्टे विद इन द लाइन ऑफ डिसिप्लिन। देन vendors organized their own cleaning brigade. Everybody started contributing 30 to 50 rupees a month. 3 बार दिन में सफाई होती थी। इसी से म्यूनिसिपल स्वीपर्स इतने बिगड़ गए कि पीटने आ जाते थे। आप सरकारी जमीन पे सफाई नहीं कर सकते, लिटरली आप पे SC/ST एक्ट लगा देंगे। So I personally then one day picked up 2 झाड़ूस and with a camera in tow I said चलिए मुझे बताइए कैसे नहीं सफाई कर सकती। They literally threatened me with SC/ST एक्ट कि आपके ऊपर मैडम आपको पता नहीं बंद हो जाओगी, बेल भी नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा तुम वो करो केस, मैं तुम पे ब्लैकमेल और एक्सटॉर्शन का कर रही हूँ, तो मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया है तुम्हारा धमकी। तो खैर ये हालत, ये ऐसे तो कई ड्रामे, बहुत ड्रामे हुए। तो साफ सफाई सेवानगर में साथ में हमने सफाई की महत्व के लिए झाड़ू पूजा की पद्धति शुरू की। सुबह झाड़ू पूजा से, और जो कर्मचारी भी सफाई करते थे उनके साथ भी मंथली कम से कम हम एक बार उनकी भी आरती उतारते थे कि आप वो काम कर रहे हो जिससे हमारी डिग्निटी बनी रहे। और झाड़ू पूजा करते करते हमारी मानुषी स्वच्छ नारायणी देवी का अवतार हुआ। बहुत मार खा रहे थे तो हमने कहा ये तो कोई डिवाइन पावर ही आ सकती है, और दुर्गा माँ का एक नया रूप आए, स्वच्छ नारायणी। 10 हाथों में आप देख रहे हैं, एक में झाड़ू है, स्टैंडिंग फॉर क्लेंजिंग गवर्नमेंट ऑफ करप्शन, नॉट जस्ट की सड़क की सफाई। एक में वीडियो कैमरा, बिकॉज इट वाज आवर बिगेस्ट वेपन। जब भी कोई हम पे वार होता था तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते थे। जब भी कोई पीट रहे होते थे वेंडर्स को, वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे, वो दिखा देते थे कोर्ट में भी जाके। एक हाथ में कलम कि दिस इज, हाँ, I can even give you posters of this. I have them in my car. Anybody who wants the आरती, मैं थोड़ी सी इतनी सी सुना दूंगी, और मेरे पास बड़े सुंदर पोस्टर्स हैं। I'll give you those. So एक हाथ में ये घड़ी है कि समय के साथ बदलो, कानूनों को भी और अपने तौर तरीकों को। फिर उसके साथ कलम है विच इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, और जौ की बाली है विच स्टैंड्स फॉर प्रोस्पेरिटी। तराजू है सामाजिक न्याय का सिंबल, शंख है प्योरिटी का एंड उद्घोषणा का, और माँ अभय मुद्रा में उसके कॉइन है, हर मैसेजेस कि निर्भय होके जीना सीखो और ईमानदारी से सीखो, और सरकार को भी ईमानदारी सिखाने का प्रयास करो। दिस इज हाउ वी ट्रांसफॉर्म सेवानगर। यू सॉ हाउ डर्टी इट वाज, और फुटपाथ भी है। और नतीजा क्या हुआ कि फुटपाथ बनाई, उनका स्टॉल बना है, और 10 फीट ज्यादा चौड़ी हो गई सड़क, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग सिविक डिसिप्लिन। ये हाल थी पार्क के बाहर की जगह। आप देख रहे हैं वहां मछली मार्केट भी, सुसु भी, पोटी भी, सब गंद, और नशेड़ी भी बैठते थे। 2 पार्क बड़े बड़े थे पर गंदे से भरे रहते थे। फिर हमने ये पार्क प्लाजास बनाए कि ये खुली जगह, सुंदर बैठने की जगह केवल अमीर इलाकों में क्यों हो, बगल के डिफेंस कॉलोनी में होगा पार्क अच्छा, पर इनके लिए बैठने के जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उनके लिए नहीं है। सो यू कैन सी हाउ वी मेड देम प्लेजेंट, एंड पर मार बड़ी खानी पड़ी। ये देवी का मंदिर भी बनाया, स्वच्छ नारायणी देवी का। और विदाउट अस नोइंग, द कमीशन ऑन लीगल एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर, ये यूएन की एजेंसी है, they selected Sevanagar as an international role model for the legal empowerment of the poor. But इसके बाद और ट्रेजेडी है, तो मैं जब मेरे साथ थोड़ी सिंपथी भी कर देना, ओ यू पुअर थिंग। अब
जैसे जैसे ये साफ होती गई, इट ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट ब्राइब फ्री जोन, फर्स्ट गार्बेज फ्री जोन एनीवेयर इन इंडिया। ब्राइब फ्री तो कहीं भी नहीं होती, सफाई तो कई जगह मिल जाएगी आपको, नॉर्थ ईस्ट में खासकर सिक्किम में तो बहुत साफ होती है मार्केट, परंतु गार्बेज फ्री एंड ब्राइब फ्री एंड 3 बार दिन में सफाई होती थी, और इसलिए सब बड़े दुखी थे, बहुत दुखी थे, बहुत मार खाई। हम बनाते थे वो तोड़ते थे, हम बनाते थे वो तोड़ते थे, आए दिन पुलिस किसी ना किसी वेंडर को आके डंडा मारते, फिर हमारे आर्किटेक्ट्स को तंग करना, हमारे लेबरर्स को तंग करना जो फुटपाथ बना रहे हैं, और फिर कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर मांग रहे हैं क्या, कि ये मधुकेश्वर प्राइवेट लैंड बना रही है प्रॉपर्टी। हाँ, मधुकेश्वर, why would I want to live on the pavement? Huh? I can afford a decent house. So obviously there was no proof of it, because we were not even taking money from municipality for doing all this. We were actually putting our money. Apart from free labor that many of us gave, we spent nearly 20 lakh rupees over 6-7 years for administering the project, receipt banana, accounts रखना, architects की fees देना वगैरह वगैरह। अब ये हाल किया, I then murderous attacks. I myself had 3 narrow escape from very violent attacks. और ये one of the attacks where my arm was badly damaged, muscle tear बहुत ज़्यादा, और vendors पे भी इस तरह के। तो उन्होंने ये जो लास्ट वाला था 2007 के दिसंबर 31 को, this is how I celebrated my new year. बट यू सी इट वाज बिकमिंग इम्पॉसिबल। इस वायलेंस का जवाब नहीं है। हमने जैसे क्लियरेंस कराई वो सब कोऑपरेशन से, म्यूनिसिपैलिटी क्लियर नहीं करवा सकती पार्क की स्पेस विदाउट पुलिस फोर्स। वी सेड टू द पुलिस कीप अवे। अब सबका झगड़ा क्या था, एमपी से लेकर एमएलए से लेकर कॉरपोरेटर से लेकर पुलिस वाले से लेकर एसएचओ से लेकर, हमें कितने स्टॉल मिलेंगे, हमारे बंदों को कितने मिलेंगे। एंड आई वुड से ना तुम्हारे बंदे ना मेरे बंदे, एज इज वेयर इज। हमने पूरा सेंसस किया है इस मार्केट का, जो वेंडर वहां थे केवल उन्हीं को दिया जा रहा है, हम किसी को बाहर से नहीं ला रहे। नहीं तो क्या, अगर मैं 10-15 स्टॉल एमपी को दे देती, 10-15 उनको दे देती, तो मार्केट क्या बचती, फिर वही गुंडा राज होता ना उन्हीं का। सो देयरफॉर वायलेंस एवरी डे। और ये बाय 2007 एंड, जब मेरा ये हाथ तोड़ने के बाद ये हालत, नहीं 2008 की बात है, ये हाल कर दिया। 2007 तक तो ठीक ही था, ये हाल कर दिया। और आप देख रहे हो वेंडर्स को तितर बितर, वही पार्क प्लाजा पे कपड़े सूख रहे हैं और गंद वापस आ गया। हमने पब्लिक टॉयलेट भी बनाया था वेंडर्स की कंट्रीब्यूशन से, इसको उन्होंने कब्जा करके मार पीट के, लोकल गुंडों ने वहां क्या प्राचीन हनुमान मंदिर, ये है आस्था गुंडों की। आप देखिए, तो कोई वेंडर तो जा ही नहीं पाता था, क्योंकि गुंडे वहां बैठ जाते थे रात को शराब पीने और फिर और जो हरकतें होती हैं वो सब करने। So Sevanagar market, we withdrew. We had to withdraw. We had proved that it can be done, but we had to withdraw because life was becoming unsafe, not just for me, but for everyone. And the reason is, see, the society doesn't stand up. एक मानुषी नाम की संस्था या मधुकेश्वर नाम की व्यक्ति नहीं कर सकती। अगर समाज जुड़ जाता है कि नहीं, ये वेंडर से हम खरीदने आते हैं, डिफेंस कॉलोनी के लोग भी खरीदने आते थे, मैंने उनकी आरडब्ल्यूए को भी कहा इसको तुम अडॉप्ट कर लो ना, ये तुम्हारी देख रेख में अगर चलेगी तो ज्यादा चांसेस हैं। बट हु इज गोइंग टू बॉदर, नॉट वन चांस। यही एक पायलट प्रोजेक्ट नेहरू प्लेस में डीडीए के साथ किया, उसका भी उन्होंने यही हाल कर दिया, और जीरो टॉलरेंस जोन वगैरह वगैरह। सो वेयर आर वी टुडे? Not a single hawking zone has been created. Many have been destroyed. उठाते हैं, पटकते हैं, फिर वापस आते हैं। The city is full of squalor-ridden vendor markets. Do you agree? Have you seen any market that's clean? Vendors की या वैसे भी market? नहीं देखी ना। तो इनको हटाने से ये तो हुआ नहीं कि, या बार बार क्लियरेंस ऑपरेशन करने से शहर साफ नहीं हुआ, और उसके जो नुकसान हुए वो बताती हूँ। ब्राइब रेट्स केप्ट एस्केलेटिंग,
उसके बाद 2014 में स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट भी आया 2014 में, which as I said उसका early drafts I did. The ministry had asked me to draft them. Some of the things that I said were incorporated in the final law, but many things that I said not included. But the point is, अच्छा है बुरा है, implement तो होना नहीं जब तक citizens नहीं उठ खड़े होते. Now, what are the consequences of this sarkari tyranny? These are the last two slides. Firstly, as I kept emphasizing, vendors have to operate under the protection of touts and local mafia dons. They become an integral part of your urban economy. Our city is becoming more crime prone. जब आप मार्केट में, सरोजनी नगर मार्केट में या लाजपत नगर मार्केट में जाते हैं, सबसे पहले आपको पुलिस की भी आवाज आती है, अपने पर्स का ध्यान रखिए, बड़े पिक पॉकेट हैं, ये उठ जाएगा, फोन का ध्यान रखिए. ऐसे पहले नहीं होता था, कम होता था, बहुत कम होता था. अब आप देखेंगे कि पिक पॉकेट्स, रॉबर्स, ऑल काइंड्स ऑफ क्रिमिनल्स डोमिनेट द सीन. और हम बचपन में सोचते थे जब किसी को कोई कहता है ये प्रधान है यहाँ का, इसका मतलब रिस्पेक्टेड एल्डर है. फिर मुझे पता चला कि प्रधान का मतलब ये टाउट है पुलिस का. ये मतलब होता है वो प्रधान जी से पूछ लो, प्रधान जी से पूछ लो. तो criminalization of society, pickpockets, robbers begin to proliferate in public areas, which is another very important thing I've noticed in the last 20 years, which is that the religious demography of vending is changing. Suddenly, you see the proportion of Hindu vendors declining and Muslim vendors increasing. Now, this is not just about Bangladeshi, illegal Bangladeshis, Rohingyas, all that. But what it tells us is the Muslim community leaders care कि हमारे जो मजहबी लोग हैं इनको तुम हाथ लगा के देखो. जो उनका काउंसलर है, लोकल काउंसलर है, अगर एमएलए है लोकल, या जो लोकल मस्जिद भी है, वो ध्यान रखते हैं कि अगर मजहबी हैं उनको नहीं पुलिस तंग करे. पर आपने कभी देखा अपने आरडब्ल्यूए को परवाह करते? आपने कभी देखा अपने मंदिर में इस बात पे चर्चा होते हुए? शायद नहीं देखा होगा. तो रिलीजियस डेमोग्राफी बदलेगी. अगर हम परवाह नहीं करेंगे तो हमारे लोगों को खदेड़ा जाएगा, जरूर खदेड़ा जाएगा. और जो कम्युनिटी अपने लोगों की परवाह करेगी वो डोमिनेट करेंगे मार्केट में भी. इसमें हम कोई शिकायत भी नहीं कर सकते. एंड आई हैव सीन इट. द मोमेंट यू टच सम मुस्लिम वेंडर्स, इवन पुलिस तुरंत आ जाते हैं टोपी वाले. कैसे उठाया? नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते. और उनकी मोनोपोली फिर एक चेन मोनोपोली होती जा रही है. जैसे 20 साल पहले तक नारियल पानी वाले अधिकतर हिंदू होते थे. अभी पूरी की पूरी चेन, जहाँ पे आपको दिखेगी बुद्धा गार्डन वाली रोड पे भी पूरी चेन जो है, यू विल फाइंड सेम पर्सन under his protection, and they are more likely to be Muslims. Why? Because they care for their community and we don't. And you want to continue like that? I hope not. So government spends crores of rupees on corruption friendly skill development, poverty alleviation and employment guarantee schemes with very little benefit for the poor. Instead, what I'm arguing is it should stop wrecking livelihoods self-generated every year through people's own enterprise. और मैं थोड़ा सा अब आपको भजन सुना देती हूँ. I'll give you the. जय जय स्वच्छ नारायणी, जय जय स्वच्छ नारायणी, जय जय स्वच्छ नारायणी, जय जय स्वच्छ नारायणी. जन जन की सुखदायिनी, जन जन की सुखदायिनी, जन जन की सुखदायिनी, जन जन की सुखदायिनी. एक हाथ में झाड़ू रखती भ्रष्टाचार बुहारिनी, एक हाथ में झाड़ू रखती भ्रष्टाचार बुहारिनी. आई है तो जुल्म मिटाएगी, ये तो नया ज़माना लाएगी, ये तो नया ज़माना लाएगी. सीख सीख मिल शक्ति बढ़ती, एक सीख कुछ नहीं
बढ़ती, सीख सीख में शक्ति बढ़ती, एक सीख कुछ नहीं कर सकती। रहो एकजुट हमें सिखाती माता बुद्धि दायिनी, रहो एकजुट हमें सिखाती माता बुद्धि दायिनी। आई है तो जुल्म मिटाएगी, ये तो नया जमाना लाएगी, ये तो नया जमाना लाएगी। एक हाथ में लिए कैमरा, इसमें सबका कर्म है भरा, एक हाथ में लिए कैमरा, इसमें सबका कर्म है भरा। अफसर नौकर कोई न छूटे, सबका रखती लेखा जोखा,